बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है इसमें हम जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने रिकेट्स तक जो है वो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ पढ़ ली थी। जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ हमने पढ़ा था कि जेनेटिक में नहीं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो हमने पढ़ी थी कि हार्मोनल काजेज़ की वजह से भी हो सकती हैं, जेनेटिक काजेज़ की भी वजह से हो सकती हैं और न्यूट्रिशनल काजेज़ की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वाली है हमारी स्केलेटल डिफॉर्मिटी, वो है डिस्क स्लिप। ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ कुशन लाइक पैड कंपोज्ड ऑफ इनर सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, which acts as a rubber ball to give disc its elasticity and compressibility, and a strong outer ring of fibrocartilage annulus fibrosus। ये दो नाम अपने याद रखने हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस। हर जो है आप लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम उसकी शक्ल देखी होगी, उसमें हर डिस्क वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक डिस्क की शक्ल में मौजूद है, हर एक वर्टिब्रा, ठीक है, एक डिस्क की शक्ल में मौजूद है। उस डिस्क के अंदर वाला जो सेमी फ्लूइड अंदर वाला पोर्शन है वो है न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो उसके बाहर कार्टिलेज का रिंग बना हुआ है, वो कार्टिलेज की यानी जो घेरा बना हुआ है वो एनुलस फाइब्रोसिस कहलाता है। ठीक है, यानी हर एक डिस्क जो है वो एक छोटे से पैड की तरह से है, एक छोटी सी बंद डब्बी टाइप है कह लो आप। उसके अंदर दरमियान वाला जो है वो सेमी फ्लूइड या रबर बॉल की तरह का इलास्टिसिटी वाला सेमी फ्लूइड जो है वो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो बाहर वाला पोर्शन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, वो कहलाता है एनुलस फाइब्रोसस। एनुलस फाइब्रोसस होल्ड्स टू सक्सेसिव वर्टिब्रा। अब एनुलस फाइब्रोसस जो है टू सक्सेसिव वर्टिब्रा का मतलब है पहले और दूसरे वर्टिब्रा को एनुलस फाइब्रोसस ने इकट्ठे पकड़ के रखना है, दूसरे और तीसरे के दरमियान में भी वो होगा, उनको इकट्ठे पकड़ के रखेगा, तीसरे और चौथे के दरमियान में भी। ठीक है, यानी हर वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ जो अटैच है वो एनुलस फाइब्रोसस की वजह से अटैच है। Discs acts as a shock absorber during walking, jumping, running, to a lesser extent bend laterally। ठीक है, डिस्क जो है ये जो वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में डिस्क मौजूद है, ठीक है, एक डिस्क लाइक मास मौजूद है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर मौजूद है, वो जो है वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती हैं। यानी जब हम जंप करेंगे हमारी कमर पे प्रेशर पड़ता है ना, तेज तेज चल रहे हों, पीछे वाली जो बैकबोन वाली हड्डी है, ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ता है, या फिर कोई रन कर रहा हो बहुत तेज़ी से तब भी जो है रीढ़ की हड्डी उस पर जो है वो प्रेशर पड़ रहा होता है, या फिर अगर कोई नीचे आगे को झुके, साइड पे झुके, जो भी कोई कंडीशन हो इस टाइप की, उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उस पर जो है प्रेशर पड़ रहा होता है। और ये जो डिस्क होती है रीढ़ की हड्डी के दरमियान में, ये जो डिस्क लाइक एनुलस फाइब्रोसस फाइब्रोकार्टिलेज की बनी हुई डिस्क है, ठीक है, ये जो है ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। इसी तरह कोई झटका वगैरह जो है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको महफूज रखती है। सीवियर और सडन फिजिकल ट्रामा टू स्पाइन, स्पाइन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड ही है। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट में रिजल्ट इन हर्निएशन। यानी कोई सीवियर फिजिकल ट्रामा, अचानक, वैसे छोटे मोटे शॉक तो जो हैं वो डिस्क एब्जॉर्ब कर लेती है, जो वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में डिस्क आती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं छोटे मोटे शॉक जो हैं, छोटे मोटे जो हैं वो झटके कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सा इस टाइप का झटका हो जाए कि बहुत वजनी कोई चीज़ नीचे से उठाने लगे हैं झुक के, और वो उठाते उठाते कमर जो है वो इस तरह से हो जाती है अचानक कि उसको ना वो क्या कहते हैं कि कमर अचानक इस तरह से फील होता है कि हर्निएशन का प्रॉब्लम हो गया। हर्निएशन जो है ना वो बेसिकली डिस्क स्लिप है, यानी किसी ना किसी मोहरे के जो दरमियान में आती है ना, जैसे पहले और दूसरे मोहरे के दरमियान में डिस्क होगी, ठीक है, तीसरे और चौथे मोहरे के दरमियान में वो डिस्क होगी जिस डिस्क को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और वो डिस्क हिल जाती है अपनी जगह से, किसी भी मोहरे के दरमियान वाली डिस्क हिल सकती है अपनी जगह से, ठीक है ना, इस तरह की किसी अचानक ट्रॉमा की वजह से, मतलब कोई बहुत झटका लग गया है कोई वजनी चीज़ उठाते वक्त ऐसा हो गया है, या कोई और चोट वगैरह लग गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया इस किस्म की कंडीशन में जो है वो ये हर्निएशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको कहते हैं कि डिस्क का अपनी जगह से हिलना, डिस्क स्लिप हो जाना।
हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क, एक डिस्क की भी हर्निएशन हो सकती है और एक से ज़्यादा डिस्क भी अपनी जगह से हिल सकती हैं। हर्निएटेड डिस्क कॉमनली नोन डिस्क स्लिप यूजुअली इन्वॉल्व्स रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसस, और जो डिस्क अपनी जगह से हिल जाए उसका एनुलस फाइब्रोसस, जो उस डिस्क के गिर्द बाहर वाला घेरा होता है, उस डिस्क की कवरिंग है एनुलस फाइब्रोसस की, जो कि फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, फाइबर और कार्टिलेज दोनों के मिलने से बनी होती है, वो टूट जाती है अपनी जगह से, ठीक है। फॉलोड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसस, अब फिर जो उसके अंदर वाला स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसस वाला मटेरियल है, वो जो सेमी फ्लूइड मटेरियल हमने पढ़ा था, वो भी उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इफ़ प्रोट्रूजन प्रेसेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड, अब आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके जाती हैं, और वो पूरी जब तक डिस्क में से कोई एक चीज़ अपनी जगह से हिली होगी तो वो मैसेज भी तो नीचे वाले पोर्शन को मुश्किल से मिल रहा होगा ना, बल्कि मिल ही रहा होगा, ठीक है, नीचे वाले जो वर्टिब्रल कॉलम है जहाँ से वो डिस्क हिली थी। तो इस चीज़ से जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है जिसको ये चीज़, ये वाली कंडीशन हो गई हो। If protrusion presses on spinal cord or on spinal nerves, exiting from spinal cord generate severe pain or even destruction of these nervous structures. Disc slip is treated with bed rest. ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर डिस्क अपनी जगह से हिल गई है तो उसको खींच के किसी चीज़ को वापस जैसे सीधा करते हैं, जैसे कोई चीज़ मुड़ गई है तो उसको खींच के सीधा नहीं करते दोबारा, तो खींच के उसको उसकी पोजीशन पे लाना। एंड पेन किलर, और पेन किलर वाली मेडिसिन लेके। इफ़ दिस फेल्स डिस्क में बी रिमूव्ड सर्जिकली, और अगर ऐसा करने से भी डिस्क स्लिप ना मतलब सही हो सके तो डिस्क जो है वो सर्जिकली रिमूव की जाती है, जो डिस्क अपनी जगह से हिल गई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डिफॉर्मिटी है वो है स्पॉन्डिलोसिस। इट इज़ अ डिजीज़ विच कॉजेज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल जॉइंट्स, कोई से भी दो वर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और उनके अंदर हरकत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जॉइंट्स आपको पता है ना आपस में ना जुड़े हों तभी वो मूव कर सकते हैं, अगर वो जुड़ जाएं किसी चीज़ के साथ तो उनमें मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है शियाटिका। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्टैबिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। अच्छा, शियाटिक नर्व जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल एंड से शुरू होती है और बिल्कुल एक लेग पूरी में जाती है, हिप से होती हुई, ठीक है ना। शियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है और ये इस तरह से बॉडी में जो है वो चलती है। तो शियाटिक नर्व में बहुत शदीद पेन होती है इस वाली कंडीशन में, शियाटिका वाली कंडीशन में। इट रिजल्ट ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व which might follow a fall, a herniated disc, improper administration of injection into buttocks, अगर बैक में हिप में कोई गलत इंजेक्शन लग जाए या हर्निएटेड डिस्क हो जाए, ठीक है, या फिर कोई चोट वगैरह आ जाए, गिरने से कोई हो जाए, शियाटिक नर्व वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको शियाटिका वाली कंडीशन कहते हैं। और शियाटिक नर्व आप लोगों को पता चल जाएगी शियाटिक नर्व कहाँ पे होती है, क्या इसकी पोजीशन होती है। अगर आप लोग गूगल पे लिखेंगे शियाटिक नर्व तो आपको नज़र आ जाएगी शियाटिक नर्व किस किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो शियाटिक नर्व वाले पूरे पोर्शन में किसी भी वजह से कोई मसला हो जाए तो शियाटिका वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, दिस में रिजल्ट इन द नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट। फिर अब लोअर लिम्ब नीचे वाला जो टांग का हिस्सा है जहाँ तक शियाटिक नर्व जा रही है, ठीक है, वो बैक से स्टार्ट होती है और बिल्कुल पूरे एक लिम्ब तक, पूरी एक टांग तक जा रही होती है। अब अगर शियाटिक नर्व में कोई शदीद प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे कि जो है शियाटिका, इसमें क्या हो रहा होता है, शियाटिका में लोअर लिम्ब जो है कंप्लीट, जिस वाली टांग की शियाटिक नर्व जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, उसमें जो है वो कंप्लीट इम्पेयरमेंट हो जाती है, उस लिम्ब का मुकम्मल तौर पे जो काम है वो ख़राब हो जाता है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। शियाटिक नर्व में प्रॉब्लम होने से आपको पता है ना कि उसको ब्रेन का मैसेज नहीं मिल सकता और वो पूरी की पूरी नाकारा हो सकती है। When sciatic nerve is completely transected, the leg become nearly useless। जब sciatic nerve को completely निकाल दिया जाए वहाँ से तो वो टांग जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है जिसकी sciatic nerve को निकाला जाए। They cannot be flexed and all foot ankle movement is lost। जितनी भी पाँव की और टखनों की मूवमेंट होती है वो सारी लास्ट हो जाती है। उस वाली टांग की रिकवरी फ्रॉम sciatic injury is usually slow and incomplete।
शियाटिक नर्व जो है उसकी रिकवरी जो है वो इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है, वो टांग प्रॉपरली दोबारा वर्क करने के काबिल नहीं रहती। अब नेक्स्ट जो है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़ दैट डैमेजेस जॉइंट्स। ये आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स की, जोड़ों की डिजीज़ है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी, उनमें सोजिश हो जाती है, या डीजनरेटिव, वो जोड़ जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन पेन, स्टिफनेस, swelling of the joints. Acute form of arthritis usually result from the bacterial invasion and are treated with antibiotics. आर्थराइटिस की जो अक्यूट फॉर्म है वो कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स से ट्रीट की जाती हैं। मेम्ब्रेन लाइनिंग जॉइंट्स। अच्छा, आर्थराइटिस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनके नाम हैं क्रोनिक आर्थराइटिस इंक्लूड्स ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, ये सारे आर्थराइटिस ही हैं, ठीक है। तो आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ों का दर्द है। इसमें होता क्या है, मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट्स थिकन्स, जॉइंट्स की जो लाइनिंग है वो मोटी हो जाती है। फ्लूइड प्रोडक्शन इज डिक्रीज, जोड़ों में फ्लूइड की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। विच कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब जोड़ों के दरमियान में रगड़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब रगड़ ज़्यादा हो जाए तो वो हड्डियाँ जो हैं जो एक जोड़ पे आके आपस में मिल रही होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है, उनमें ख़राबी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स स्टूडेंट्स, ठीक है। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स जो है, बोन्स के बाद हमारा नेक्स्ट लेसन मसल्स का स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स जो है इसको देखते हैं। डेस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन्स में भी ब्रेक। जितनी मतलब बोन्स जितनी मर्जी सख्त हैं, मजबूत हैं, लेकिन कोई ना कोई मतलब ये टूट भी सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टूट नहीं सकती। ड्यूरिंग यूथ मोस्ट फ्रैक्चर्स रिजल्ट फ्राम ट्रोमा दैट में ट्विस्ट और ब्रेक बोन्स सच एज स्पोर्ट्स इंजरीज। खेलने के दौरान कोई ऐसा हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से बोन में प्रॉब्लम हो गई। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, कोई ऑटोमोबाइल का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। फॉल्स, गिरने की वजह से बोन जो है वो भी टूट सकती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से बोन ब्रेक कर सकती है यूथ में। इन ओल्ड एज बोन्स बिकम थिन एंड वीक। और ओल्ड एज में तो बोन्स वैसे ही वीक हो जाती हैं, आपको पता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं। किसी वजह से अचानक पाँव मुड़ गया, अचानक कोई वज़न ज़्यादा आ गया किसी चीज़ पे, एक साइड वाली टांग पे या किसी बाजू पे, ठीक है, या कोई हैवी चीज़ उठा ली या कोई गिरने की वजह से, ठीक है। तो ओल्ड एज में बोन्स के जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस पॉइंट में बताया हुआ है कि बोन्स ब्रेक यूथ में कैसे हो रही हैं और ओल्ड एज में कैसे ब्रेक हो रही हैं, ये आपने याद कर लेना है। अब फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन विच फॉलोज रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन्स। अब ये रिडक्शन होती कैसे है, ठीक है। पहले रिडक्शन होती है, फ्रैक्चर को ट्रीट कर, फ्रैक्चर अगर हो जाए बोन का तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। पहला स्टेप है रिडक्शन का और दूसरा है रीअलाइनमेंट, दोबारा से लगाना, ठीक है। रिडक्शन क्या है और ये कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन, क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन। इन क्लोज्ड रिडक्शन बोन एंड्स आर कोएक्स्ड बैक। कोएक्स्ड बैक का मतलब होता है उनको दोबारा से वापस जोड़ना, ठीक है। दो बोन जहाँ से हड्डी टूटी है वो दोनों टूटे वाले सिरों से पकड़ के बोन्स को दोबारा से इकट्ठा जोड़ा जाता है, ठीक है। बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड। फिजिशियन या वो डॉक्टर जिसके पास जाते हैं ठीक करवाने के लिए, हड्डी का जो माहिर होता है उसके पास जाते हैं, वो दोनों हाथों से पकड़ के क्लोज रिडक्शन में दोनों हड्डियाँ आपस में साथ जोड़ देता है। और एक ओपन रिडक्शन होती है जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है और उसमें बोन के दोनों एंड जो है उनको पिन्स या वायर्स की मदद से जो है वो आपस में फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन जो है वो है क्या, बोन्स का जहाँ से वो टूट गई है बोन, वो टूटी वाली जगह से जो दो हिस्से हो गए हैं दोनों हिस्सों को पकड़ के आपस में जोड़ना जो है वो रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। आफ्टर द ब्रोकन बोन इज़ रिड्यूस्ड इट इज़ इमोबिलाइज्ड बाय कास्ट। रिड्यूस करने के बाद उसको, यानी ब्रोकन बोन को आपस में जहाँ से वो टूटी थी उसको आपस में जोड़ने के बाद कास्ट होता है, वो प्लस्तर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। प्लस्तर चढ़ाया जाता है ना जब कोई फ्रैक्चर होता है किसी पे, तो बोन को वापस अपनी जगह पे जोड़ के इकट्ठा उसके ऊपर कास्ट चढ़ा दिया जाता है बाय ट्रैक्शन
ट्रैक्शन आपको पता है खींच के किसी चीज़ को वापस उसकी जगह पे करना, तो प्लस हड्डी को वापस खींच के अपनी जगह पे लगा के उसके बाद उसके ऊपर कास्ट या प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, विच अलाउज हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन। फिर उसके बाद बोन्स के अंदर वाला जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। हीलिंग टाइम इज़ 8 to 12 वीक्स। बोन की हीलिंग में 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। 12 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। 12 हफ्ते जो हैं वो कितने मंथ में होंगे? अगर एक मंथ में 4 हफ्ते हैं, ठीक है, 4 4 8 और 4 3 माह तकरीबन लग सकते हैं बोन की हीलिंग होने में, 2 से 3 माह। बट इट इज़ मच लॉन्गर फॉर लार्ज वेट। लेकिन अगर कोई हैवी वेट वाला पर्सन होगा तो उसका ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। वेट बेयरिंग बोन्स, हैवी पर्सन नहीं बल्कि वो बोन जिसमें वज़न पड़ रहा है हमारे जिस्म का। फ़र्ज़ करें अगर टांगों की बोन्स हैं, ठीक है, या हिप बोन है, ऐसी बोन जिसने वज़न उठाना है बॉडी का, उस बोन की जो रिकवरी है उसमें इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ये भी चीज़ फ़र्क करती है कि एल्डरली पीपल जो हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो कि पुअर होती है, इसलिए उनका रिपेयर का प्रोसेस बहुत स्लो होता है या ब्राइनाम होता है। बचपन में अगर कभी चोट लगी हो तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, या यूथ में, यंग एज में, ठीक है ना। लेकिन जो बूढ़े हैं उनकी अगर एक दफ़ा चोट लग जाती है तो उसकी कई अरसे तक दर्द रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अभी हम कंप्लीट नहीं पढ़े रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स का टॉपिक। ये रिपेयर प्रोसेस हम जो है वो कल पढ़ेंगे। इसमें 4 स्टेप आते हैं कि नेचुरल जो रिपेयर हो रही है, एक तो हड्डी को इकट्ठा बांध दिया ना प्लास्टर चढ़ा के उसके ऊपर, जब बोन एक दफ़ा फ्रैक्चर हो गई या टूटी थी, तो उसके बाद रिपेयर का प्रोसेस कैसे हो रहा है उसके अंदर। उसमें 4 स्टेप आते हैं: हीमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन और रीमॉडलिंग। ये 4 चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का आपका लेक्चर इतना ही है, इसको आप लोगों ने तैयार कर लेना। थैंक यू।